नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और इसमें मेनली हम लोग 9 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। सेकंड है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। थर्ड वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। फिर फोर्थ न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स। आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स। उसके बाद 7th जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और इसके साथ साथ अध्यादेश क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कार्यकारी शक्तियाँ। तो देखिए, जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है और उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है कार्यकारी शक्तियाँ। देखिए, जो हमारे संसद है इनके 3 अंग होते हैं। फर्स्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। और इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है वो उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताए 9 पॉइंट्स मैंने गिनवाए थे, सारी पावर्स अभी बताई थी आपको। इसके साथ ही साथ जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है ये वो पावर्स होती है जब जो राष्ट्रपति के पास, जो प्रेसिडेंट के पास कार्यपालिका से संबंधित जो भी शक्तियाँ होती है वो सारी पावर्स होती है कार्यकारी शक्तियों में इंक्लूड। तो इस तरह से कार्यकारी शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास होती है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है आर्टिकल जो 53(1) है, अनुच्छेद 53(1) है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका अर्थ हुआ कि जो आर्टिकल 53(1) है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो उसके जो कार्य है वो स्वयं या फिर उसके जो अधीनस्थ हैं उनके माध्यम से वो अपने कार्य करवा सकता है। जो भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं उसका प्रयोग वो या तो स्वयं खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके माध्यम से करवा सकता है। और मेनली हमारा भारत का राष्ट्रपति अपनी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से ही करवाता है। उसके बाद आता है कार्यकारी शक्तियों में आर्टिकल 74(1). इसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जो ये मंत्री परिषद होगी इसका जो प्रधान है वो होगा प्रधानमंत्री। इसका प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार के समस्त जितने भी शासन के संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। मतलब कि जितने भी शासन से संबंधित जितने भी कार्य हैं भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के, वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो शक्ति है हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास वो है नियुक्ति की शक्ति, अपॉइंटमेंट की शक्ति। तो जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो नियुक्ति कर सकता है। किन किन लोगों की नियुक्ति कर सकता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, और उनके जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी हमारा भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके जजेस हैं, उनके जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और उनके जो मेंबर्स होते हैं या फिर कहीं सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, और जो उप राज्यपाल होते हैं और प्रशासक होते हैं, इन सब की नियुक्ति भी
राष्ट्रपति करता है। इसके साथ साथ वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी और उसके मेंबर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी सारे नियुक्ति की पावर्स हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और फिलहाल जो प्रेजेंट में हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो है रामनाथ कोविंद। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में, वो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने की जो है शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी क्षेत्र है उसको राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र है वो घोषित कर सकता है। इस शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। इसके साथ ही साथ जो वित्त आयोग है उसका गठन कर सकता है राष्ट्रपति। इसके साथ साथ एससी आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का, एसटी आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का एवं ओबीसी आयोग का गठन कर सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है राष्ट्रपति। ये थी वो शक्तियाँ जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं वो अब हमने डिस्कस करी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। ये क्या होती है? विधायी शक्तियाँ वो होती है जो विधायिका से संबंधित होती है। जो भी विधायिका से संबंधी पावर्स होती है वो सारी विधायी शक्तियों में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास? तो फर्स्ट जो है वो है राष्ट्रपति लोकसभा है उसका विघटन कर सकता है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, मतलब कि उसके पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति प्राप्त है। अब बात आती है कि संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है ये इसका अर्थ होता है जब दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा इनके मध्य किसी कानून या फिर कहीं विधेयक या फिर किसी भी विषय के ऊपर विवाद उत्पन्न हो जाता है, विवाद हो जाता है, तब जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और संयुक्त अधिवेशन का अर्थ है मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक सभा बुलाना। राष्ट्रपति जब दोनों सदनों के मध्य कोई भी कानून पर कोई भी विवाद हो जाता है तब बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक सभा बुलाता है, दोनों को मिलाकर बुलाता है, उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोई भी विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, वह उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक का संसद के पुनर्विचार के लिए रख सकता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, वो एक्ट जब बनेगा, कोई भी विधेयक है वो अधिनियम जब बनेगा जब वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। तो अगर वो कोई भी विधेयक है वो अगर लोकसभा से भी पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो वो विधेयक ही रहेगा। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही वो विधेयक है वो कानून बनता है, वो अधिनियम बनता है। इस तरह से कोई भी विधेयक अगर संसद द्वारा पारित कर दिया गया मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कर दिया गया तो उसके बाद जो राष्ट्रपति के पास जब वो विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब उस पर साइन कर सकता है या फिर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या फिर अगर उसको लगे कि अगर विधेयक में सुधार की आवश्यकता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो फिर राष्ट्रपति उसको संसद के पास पुनर्विचार के लिए रख सकता है। किसको? विधेयक को। तो इस तरह से जो है ये शक्ति भी विधायी शक्ति से संबंधित है और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके साथ साथ एक बात जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आ जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन से विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो राष्ट्रपति है उसको आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है? ये एक अस्थायी कानून होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में।
उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति है वो संसद को संबोधित कर सकता है। मतलब कि फर्स्ट अधिवेशन के बाद और जो नए चुनाव हुए हैं उसके बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी प्राप्त है हमारे भारत के राष्ट्रपति को? एक इसमें फर्स्ट है जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेने के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। मतलब कि जो धन विधेयक है उसको संसद में तभी पेश किया जा सकता है तब पहले उसकी अनुमति ले ली गई हो, किससे? भारत के राष्ट्रपति से। तो इसकी जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास होती है धन विधेयक से संबंधित। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति है भारत का, वो आकस्मिक निधि किस लिए बनाई जाती है? आकस्मिक निधि होती है जो किसी विशेष स्थिति के लिए बनाई जाती है। जैसे कि फिलहाल अब कोरोना चल रहा है तो इसके लिए जो इसमें जो धन होता है उसका प्रयोग किया जा सकता है कोरोना के लिए। इस प्रकार से जो आकस्मिक निधि होती है उसका प्रयोग किसी की, जैसे कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी परिस्थिति आ गई तो उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी जो शक्ति है वो है भारत का राष्ट्रपति के पास, कि भारत का राष्ट्रपति है वो आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी परिस्थिति आ गई उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है आकस्मिक निधि का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। इसको संसद के समक्ष पेश करने की, जो संसद के समक्ष रखने की जो पावर होती है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये थे वित्तीय शक्तियों से संबंधित पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट है धन विधेयक को संसद में पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। सेकंड है बजट को संसद के समक्ष पेश करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। थर्ड है आकस्मिक निधि का प्रयोग, कोई भी जो भारत का राष्ट्रपति है वो आकस्मिक निधि का प्रयोग अप्रत्याशित स्थिति के लिए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो भी स्थिति है उसके लिए भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में देखिए जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे सलाह भी ले सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति है उसके मत के साथ साथ जो राष्ट्रपति है भारत का उसको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब कि वो अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 72 के अंतर्गत। तो ये जो शक्तियां हैं, ये न्यायिक शक्तियां जो प्राप्त हैं ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी जो नियुक्ति है वो भी, और जो हाई कोर्ट है उनके जो जजेस हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स कौन कौन सी प्राप्त हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति को? तो देखिए जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो भारत की जो सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनका जो प्रमुख होता है, जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो है भारत का राष्ट्रपति। और इसके साथ साथ इनके जो प्रमुख की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनके जो प्रमुख हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संसद की अनुमति से वह किसी भी युद्ध की घोषणा कर सकता है और उसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति संसद की अनुमति लेकर। तो देखिए सैन्य शक्तियों में हमने देखा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो प्रमुख है उसकी नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ संसद की अनुमति से वो कौन? भारत का राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ।
तो जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं इसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो फर्स्ट है वो आता है राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। सेकंड है वो आता है राष्ट्रपति शासन, यहाँ पर राष्ट्रपति आपात नहीं आएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आएगा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आप लोग समझिए, ये आपात गलती से बाय मिस्टेक लिखा गया है। उसके बाद थर्ड है वित्तीय आपात। तो देखिए फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात, तो ये जो राष्ट्रीय आपात है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय आपात क्या होता है, जब पूरे देश में या फिर किसी भी देश के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में, किसी भी राज्य में युद्ध की स्थिति बनी हो, या फिर दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति बनी हो, या फिर देश के अंदर कोई गुट बनाया हुआ हो युद्ध का, तो इस तरह से जो भी स्थितियां बनती हैं पूरे देश में या फिर देश के किसी भी पार्ट में, तो उस समय लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात, और ये लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जो है वो हमारे देश में अब तक 3 बार लग चुका है। एक बार लगा भारत में 1962 में जब ये लगा था चीन के साथ, उसके बाद सेकंड टाइम लगा वो लगा 1971 में, ये लगा पाकिस्तान के साथ जब बांग्लादेश के निर्माण के संबंध में लगा था। उसके बाद लगा 1975 में, ये लगा सर्वोदय आंदोलन के क्रम में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था ये 1975 में। तो अब तक 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात, 1962 में, 1971 में और 1975 में। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है राष्ट्रपति शासन, यहाँ पर आपात नहीं राष्ट्रपति शासन आएगा, और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। ये जो दोनों अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब हमारे जो स्टेट हैं देश के, कोई भी राज्य है वो भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उसके हिसाब से नहीं चलता, उनके प्रावधानों का पालन नहीं करता, उस समय अगर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो जो ये शक्तियां हैं ये भी हमारे भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति, राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति और वित्तीय आपात लगाने की शक्ति। तो इस जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 और 365 के अंतर्गत, उसमें जो राज्य पर जो शासन होता है वो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद थर्ड जो आता है वो जो इमरजेंसी आती है वो है वित्तीय आपात, फिनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगती है, ये जब कोई भी क्षेत्र है, कोई भी विशेष क्षेत्र है जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तब लगाया जाता है वित्तीय आपात। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, ये लगता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो हमने पढ़े आपातकालीन शक्तियाँ या फिर इमरजेंसी पावर्स में 3 पावर्स, फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन, थर्ड है वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 65 के अंतर्गत, और वित्तीय आपात आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। इसको जो याद करने का तरीका है तो इसमें देखिए जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, इसमें 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 356, और इसमें अगर 4 और ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। 352 में 4 ऐड करेंगे तो 356 आ जाएगा, वो आ जाएगा राष्ट्रपति शासन, और 356 में 4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 360, और ये आ जाएगा वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कि निम्न में से कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352, 56, 60 और 65, ये जो चारों जो अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रपति को प्राप्त है आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो शक्ति है ये संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्राप्त होती है भारत के राष्ट्रपति को। और ये किससे संबंधित है, ये विधेयक के संबंध में है। अगर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं।
फर्स्ट होता है या तो फिर वह अपनी सहमति दे दे उस विधेयक के लिए। सेकंड है वो अपनी सहमति को सुरक्षित रख सकता है, मतलब कि अपने पास रख सकता है। थर्ड है विधेयक को मतलब कि पुनर्विचार के लिए, दोबारा से विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकता है। लेकिन धन विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक को छोड़कर और किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो भी विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इससे संबंधित ही वीटो पावर्स होती हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग। देखिए जो मेनली जो पावर्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में, जो 4 तरह की पावर्स है जो प्रयोग में लाई जाती है पूरे विश्व में। तो फर्स्ट जो है इसमें वो होती है आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। आत्यांतिक वीटो क्या होते हैं? इसके अंतर्गत कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये जो है ये भारत में प्रयोग की जाती है और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी जो ये वीटो है, ये वीटो पावर्स प्रयोग की जाती है। कौन सी? आत्यंतिक वीटो। और आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति है वो उस विधेयक को जो संसद से पारित होकर जो राष्ट्रपति के पास पहुंचा है उसको वह सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है आत्यंतिक वीटो के तहत। उसके बाद नेक्स्ट जो वीटो आती है वो आती है विशेषित वीटो, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग हमारे भारत देश में नहीं किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसका प्रयोग जो है भारत में किया जाता है और अन्य देशों में भी किया जाता है। और ये क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति कोई भी अगर विधेयक है वो उसको लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए या फिर इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो उसके लिए राष्ट्रपति द्वारा जो विधेयक है उसको संसद को वो विधेयक दोबारा लौटा देता है, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो ये जो पावर है ये आती है निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? ये होता है जब राष्ट्रपति है वो विधेयक को अपने पास ही रख लेता है, मतलब ना तो उसको सहमति देता है ना ही उसको असहमति देता है, अपने पास रख लेता है, तो वो होता है पॉकेट वीटो। तो इस तरह से हमने पूरे विश्व में प्रयोग किए जाने वाले 4 जो है वीटो पावर्स को देखा। फर्स्ट है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड है क्वालिफाइड वीटो, थर्ड है सस्पेंसिव वीटो और फोर्थ है पॉकेट वीटो। उसके बाद 8 जो पॉइंट आता है वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो देखिए जो राष्ट्रपति है उसको अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है, तो वो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो है अध्यादेश क्या होता है। तो अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है, एक जो कि एक ऐसा कानून होता है, एक ऐसी विधि होती है जो कि परमानेंट नहीं होती है, जो इसकी मैक्सिमम अवधि होती है वो होती है 6 महीने। और जो ये कानून है, जो ये विधि है, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। और ये क्यों जारी की जाती है? इसकी 3 परिस्थितियाँ होती हैं। 3 परिस्थितियों में जो है भारत का राष्ट्रपति ये अध्यादेश या फिर कहीं ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। तो जो फर्स्ट जो कंडीशन है, परिस्थिति है, वो है यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि के निर्माण, कोई भी कानून है उसके निर्माण की अभी तत्काल प्रेजेंट में आवश्यकता है, प्रेजेंट में उसको ज़रूरत है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति निर्माण करता है अध्यादेश का। उसके बाद नेक्स्ट है सरकार के सामने मान लीजिए अचानक से कोई भी परिस्थिति आ जाती है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी करने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है संसद के दोनों सदन या फिर एक सदन सत्र में न हो, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन अगर सत्र में ना हो अगर कार्य, तो फिर जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अध्यादेश अभी मैंने बताया आपको एक अस्थायी कानून होता है, एक अस्थायी विधि होती है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है और इसकी जो
मैक्सिमम जो अधिकतम जो इसका टाइम पीरियड होता है, अवधि होती है, वो होती है 6 महीने की। और संसद की मंजूरी अगर नहीं मिली है तो फिर हो जाती है 6 सप्ताह की। इसके बाद नेक्स्ट है 9th पॉइंट, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसने अपराध किया है और वो दोषी करार हो गया है, तो उसको जो सजा होती है तो उस सजा को क्षमा करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और किस किस तरह से वो क्षमा कर सकता है वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत क्या करता है राष्ट्रपति, सजा की प्रकृति है उसको बदलता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, उसको जो है फांसी की सजा होगी मान लीजिए, तो फिर उसको कठोर कारावास में परिवर्तन कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। उसके पास इसकी जो है शक्ति प्राप्त है कि अगर किसी को फांसी की सजा, मतलब कि मान लीजिए अगर किसी को मृत्यु दंड हो गया, मतलब कि फांसी की सजा होगी मान लीजिए, तो फिर उसको कठोर कारावास में परिवर्तन कर सकता है। उसके बाद सेकंड है परिहार। परिहार का अर्थ है सजा की मात्रा को बदलना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की कठोर कारावास की जो है सजा दी गई है, तो उसको जो है भारत के राष्ट्रपति 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा में बदल सकता है। ये शक्ति है भारत के राष्ट्रपति को। इसके साथ ही साथ जो थर्ड है वो है विराम। विराम का अर्थ हुआ कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। तो इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको सजा हो गई और वो शारीरिक रूप से अपंग है, विकलांग है, तो उस स्थिति में जो उसकी जो विशेष जो परिस्थिति है, जो अपलांग है, इस वजह से उसकी जो विशेष जो परिस्थिति आती हैं उसमें उसकी सजा को कम करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट है परिवलंबन। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसको दंड दिया गया है, उसको कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है परिवलंबन। और जो टालने की जो प्रक्रिया है, किसी भी दंड को जो किसी भी व्यक्ति को दिया गया है, ये जो शक्ति है ये प्राप्त होती है भारत के राष्ट्रपति को। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई, तो उसको फांसी को कुछ समय के लिए टालने की जो प्रक्रिया होती है, जो टालने की जो शक्ति प्राप्त है, ये भी प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। इसके साथ साथ जो है क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना किसी भी व्यक्ति को, ये भी पावर प्राप्त होती है हमारे भारत के राष्ट्रपति को। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई और उसको पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा, इसकी भी जो है शक्ति प्राप्त होती है भारत के राष्ट्रपति को। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कार्यकारी शक्तियाँ, उसके बाद हमने देखा विधायी शक्तियाँ, नेक्स्ट देखा वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आपातकालीन शक्तियाँ, उसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और लास्ट में हमने पढ़ा राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।